हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, दैट इज़ फीमा। सो लेट्स स्टार्ट। और सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशंस जो इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट डेफिनेशन इज ऑथोराइज्ड पर्सन। ऑथोराइज्ड पर्सन मीन्स ऑथोराइज्ड डीलर, मनी चेंजर, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट और any other person for the time being in authorized under section 10(1) to deal in foreign exchange और foreign securities। मतलब ये चार लोग, ऑथोराइज डीलर, मनी चेंजर, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट या फिर जो सेक्शन 10(1) में प्रिस्क्राइब किया गया है वो टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन सिक्योरिटीज। कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, ये करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन दिस आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन मीन्स transactions which alter the assets or liabilities इंक्लूडिंग कंटिजेंट लाइबिलिटीज़। मतलब लाइबिलिटीज़ में कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ भी इंक्लूडेड है। आउटसाइड इंडिया ऑफ अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया और असेट्स और लाइबिलिटीज़ इन इंडिया ऑफ अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया एंड इंक्लूड्स ट्रांजेक्शन्स रिफर टू इन सेक्शन 6(3). ट्रांजेक्शन है वो 6(3) ट्रांजेक्शन है वो ओमिटेड है। इसका मतलब कि असेट लाइबिलिटीज़ और कंटिजेंट लाइबिलिटी आउटसाइड इंडिया में है पर पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है, या फिर असेट लाइबिलिटी और कंटिजेंट लाइबिलिटी इंडिया में है पर पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है, तो उससे कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन कहा जाएगा। करेंसी इंक्लूड्स ऑल करेंसी नोट, पोस्टल नोट्स, पोस्टल ऑर्डर्स, मनी ऑर्डर्स, चेक, ड्राफ्ट, ट्रैवलर चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट्स, credit notes or such other similar instruments as may be notified by the Reserve Bank. Current account transaction, it is also important. Current account transaction means a transaction other than a capital account transaction and without prejudice to the generality of the foregoing. Such transaction includes, मतलब कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन मीन्स कैपिटल अकाउंट के अलावा पर उसमें ये चार इंक्लूड है, मतलब लिमिटेड टू नहीं है, इंक्लूड है। इसका शॉर्टकट है फाइल मीन्स फॉरेन ट्रेड, इंटरेस्ट ऑन लोन्स, लिविंग एक्सपेंस एंड एक्सपेंस। फॉर एक्सपेंस स्टार्ट करते हैं। पेमेंट ड्यू इन कनेक्शन विथ फॉरेन ट्रेड, अदर करंट बिजनेस सर्विस एंड शॉर्ट टर्म बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटीज़ इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। मतलब ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर फॉरेन ट्रेड में कोई भी पेमेंट ड्यू है उसका। सेकंड इज पेमेंट ड्यू एज इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एज नेट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन लोन जो ड्यू होता है उसको करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन मानेंगे, और नेट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट को भी। रेमिटेंस फॉर लिविंग एक्सपेंस ऑफ पेरेंट्स, स्पाउस एंड चिल्ड्रन रिजाइडिंग अब्रॉड। इंडिया से फॉरेन पैसा ले जा रहे हैं फॉर लिविंग एक्सपेंस। और एक्सपेंस इन कनेक्शन विथ फॉरेन ट्रैवल, एजुकेशन एंड मेडिकल केयर ऑफ पेरेंट्स, स्पाउस एंड चिल्ड्रन। नेक्स्ट इज फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी मीन्स एनी करेंसी अदर देन इंडियन करेंसी। फॉरेन एक्सचेंज मीन्स फॉरेन करेंसी एंड इंक्लूड्स, मतलब नॉट लिमिटेड टू फर्स्ट फॉरेन एक्सचेंज में फर्स्ट फॉरेन करेंसी, सेकंड डिपॉजिट्स, क्रेडिट्स एंड बैलेंस पेएबल इन फॉरेन करेंसी, थर्ड ड्राफ्ट्स, ट्रैवलर चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सप्रेस और ड्रॉन इन इंडियन करेंसी बट पेएबल इन फॉरेन करेंसी, उसको भी फॉरेन एक्सचेंज माना जाएगा। एंड लास्ट है ड्राफ्ट्स, ट्रैवलर चेक्स, लेटर ऑफ क्रेडिट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय बैंक, इंस्टीट्यूशन और पर्सन आउटसाइड इंडिया बट पेएबल इन इंडियन करेंसी, तो उससे भी फॉरेन एक्सचेंज माना जाएगा। नेक्स्ट इज फॉरेन सिक्योरिटी। फॉरेन सिक्योरिटी मीन्स एनी सिक्योरिटी in the form of shares, stock, bonds, debenture or any other instrument denominated or expressed in foreign currency, and includes securities expressed in foreign currency but where redemption or any of returns such as interest or dividends payable in Indian currency। मतलब कि इंस्ट्रूमेंट एक्सप्रेस फॉरेन करेंसी है पर उसका इनकम या डिविडेंड इंडियन करेंसी में है, तो भी इसको फॉरेन सिक्योरिटी ही माना जाएगा। नेक्स्ट इज पर्सन।
person includes an individual, HUF, company, firm, association of person or a body corporate, whether incorporated or not, every artificial judiciary person not falling within any of the preceding subclause, मतलब ऊपर में से किसी में भी अगर नहीं आता है तो any agency, office, branch owned or controlled by, ये सारे पर्सन की कोई भी एजेंसी, ऑफिस और ब्रांच ओन्ड और कंट्रोल होगी तो भी। नेक्स्ट इज पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया मीन्स पर्सन रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर मोर देन 182 days ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर बट डज नॉट इंक्लूड, मतलब कि वो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है 182 डेज से ज़्यादा रहा है इन द प्रीसीडिंग पिछले फाइनेंशियल ईयर में, पर वो भाई ये सारे इंक्लूड नहीं होंगे पीआरआई में, ये ए और बी पीआरआई में इंक्लूड नहीं होंगे। कौन है ए और बी में? ए में वो पर्सन है हु हैज़ गॉन आउट ऑफ इंडिया और हु स्टेज आउट ऑफ इंडिया, मतलब कि वो जो बाहर गए हैं या और बाहर रह रहे हैं। इन आइदर केस फॉर टेकिंग एन एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, for carrying on outside India, a business or vocation outside India, for any other purpose in such circumstances as would indicate his intention to stay outside India for an uncertain period। मतलब कि जो पर्सन बाहर गए हैं या फिर बाहर रह रहे हैं फॉर एम्प्लॉयमेंट या फिर बिजनेस और वोकेशन या फिर इनडिफाइन, मतलब कि उसका अनसर्टेन पीरियड के लिए वो बाहर गए रह रहे हैं, तो इन तीन लोगों को भले ही वो पिछले साल 182 डेज से ज़्यादा यहाँ इंडिया में रहे हो, फिर भी वो पीआरआई नहीं कहेंगे। सेकेंड इज पर्सन हु हैज़ कम टू और स्टेज इन इंडिया इन आइदर केस अदरवाइज देन, मतलब कि ये तीन रीज़न के अलावा आए तो वो रेसिडेंट नहीं है, मतलब कि ये तीन रीज़न के लिए वो लोग इंडिया में रहने आए तो वो रेसिडेंट इन इंडिया है। इस देखो यहाँ पे डज नॉट इंक्लूड और अदरवाइज देन, दो नेगेटिव, मतलब कि ये रेसिडेंट है। अ पर्सन हु हैज़ कम टू स्टे इन इंडिया इन आइदर केस, जो वो रेसिडेंट नहीं है पर उसमें अदरवाइज देन पर ये लोग रेसिडेंट माने जाएंगे। कौन कौन से? ये वो जो लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया में आए हैं या फिर बिजनेस और वोकेशन के इंडिया में ले आए हैं या फिर कोई और सर्कमस्टेंसेस और अदर पर्पस के लिए, पर उसका टाइम अनसर्टेन टाइम के लिए या इंटेंशन टू स्टे के लिए अगर इंडिया में आए हैं तो उसको रेसिडेंट कहेंगे। एनी पर्सन और अ बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, any office, branch or agency in India owned or controlled by a person resident outside India, मतलब कि तो कोई भी कंपनी बाहर की है पर उसकी ऑफिस या ब्रांच या एजेंसी जो इंडिया में एस्टेब्लिश है उसे हम पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया मानेंगे। एंड एनी ऑफिस, ब्रांच और एजेंसी आउटसाइड इंडिया ओन्ड और कंट्रोल बाय पीआरआई, मतलब कि हमारी जो कंपनी, इंडिया की जो कंपनी है उसकी ऑफिस, ब्रांच और एजेंसी आउटसाइड इंडिया है तो उसे भी हम पीआरआई ही मानेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया मीन्स अ पर्सन हु इज़ नॉट रेसिडेंट इन इंडिया। रिपेट्रिएट टू इंडिया मीन्स ब्रिंगिंग इन टू इंडिया द रियलाइज्ड फॉरेन एक्सचेंज एंड selling of such foreign exchange to an authorized person in India in exchange for rupee. The holding of realized amount in an account with authorized person in India to the extent notified by Reserve Bank. It includes use of realized amount for discharge of debt or liability denominated in foreign exchange, and express repatriation shall be construed as accordingly. Next definition is security. Security means shares, stocks, bonds, debenture, government securities, and defined in the Public Debt Act 1944, saving certificate with the government saving certificate 1959 applies, deposit receipt
in respect of deposit of securities and units of the Unit Trust of India established under subsection 1 of 3 of Unit Trust of India Act 1963, or of any mutual fund, and includes certificate of title to securities but does not include bills of exchange or promissory notes other than government promissory notes or any other instrument which may be notified by Reserve Bank as security for the purpose of this act. So these are some of the important definition in which PRI is also important. Current account transaction, capital account transaction. These are the definition from which questions are there in practice manual. Now we will start with sections. So let's start. Regulation of and management of foreign exchange. Section 3, dealing in foreign exchange, etc. Save as otherwise provided in this act, rules or regulation made thereunder or with general or special permission of the Reserve Bank, no person shall, मतलब ये नहीं कर सकते, no person shall deal in or transfer any foreign exchange or foreign security to any person नॉट बीइंग एन ऑथोराइज पर्सन, मतलब जो पर्सन ऑथोराइज पर्सन नहीं है उसके साथ डील या ट्रांसफ़र नहीं कर सकते कोई भी फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन सिक्योरिटी. नो पर्सन शैल मेक एनी पेमेंट टू और फॉर द क्रेडिट ऑफ एनी पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया इन एनी मैनर, मतलब कि कोई भी पर्सन पेमेंट नहीं कर सकता या फिर क्रेडिट नहीं कर सकता किसी भी पर्सन आउटसाइड इंडिया को इन किसी भी मैनर में. रिसीव अदरवाइज देन थ्रू ऑथोराइज पर्सन, मतलब कि रिसीव किया है, नो पर्सन रिसीव नहीं कर सकता ऑथोराइज पर्सन के अलावा, ऑथोराइज पर्सन के थ्रू ही रिसीव कर सकता है एनी पेमेंट बाय ऑर्डर और ऑन बिहाफ ऑफ एनी पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया इन एनी मैनर. एक्सप्लेनेशन. फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज वेयर एनी पर्सन इन और रेसिडेंट इन इंडिया receive any payment by order or on behalf of person resident outside India through any other person including authorized person without a corresponding inward remittance from a place outside India, then such person shall be deemed to have been received such payment otherwise than through an authorized person. मतलब कि वहाँ भी इनवर्ड रेमिटेंस प्लेस आउटसाइड इंडिया भी इनवर्ड रेमिटेंस होना चाहिए. अगर वो नहीं हुआ तो भी ऐसा ही माना जाएगा कि ऑथराइज पर्सन के थ्रू नहीं किया है, भले ही हमने ऑथराइज पर्सन के थ्रू किया है. नो पर्सन शैल एंटर इनटू एनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन इंडिया एज कंसिडरेशन फॉर और इन एसोसिएशन विथ एक्विजिशन और क्रिएशन और ट्रांसफर ऑफ अ राइट टू अक्वायर एनी असेट आउटसाइड इंडिया बाय एनी पर्सन. For the purpose of this clause, financial transaction means making any payment to or for the credit of any person or receiving any payment, मतलब कि किसी भी पर्सन को पेमेंट किया, क्रेडिट किया या फिर कोई पेमेंट रिसीव किया बाय ऑर्डर और ऑन बिहाफ ऑफ एनी पर्सन और ड्राइंग, इशूइंग और नेगोशिएटिंग एनी बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट और ट्रांसफरिंग एनी सिक्योरिटीज़ और एक्नॉलेजिंग एनी डेट. मतलब कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में ये सब इंक्लूड होगा, मतलब ड्राइंग, इशूइंग, नेगोशिएटिंग एनी बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट, और ये भी इंक्लूड किया जाएगा. मतलब कि कोई भी पर्सन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में एंटर नहीं कर सकता इन इंडिया में कंसिडरेशन के लिए या फिर जो एसोसिएशन विथ एक्विजिशन, क्रिएशन और ट्रांसफ़र और राइट टू अक्वायर एनी असेट आउटसाइड इंडिया. किसको असेट इंडिया में नहीं है, असेट आउटसाइड इंडिया है, तो उसके लिए नहीं कर सकता फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. दिस सेक्शन इम्पोज ब्लैंकेट रिस्ट्रिक्शन ऑन द स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन. दिस सेक्शन अप्लाइज टू रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट्स. कंसिडर these are the examples. Let's see first let's see the example of A. Dealing in foreign exchange. A non-resident comes to India and would likely to sell $1 lakh to his friend who is resident in India. The friends offer him a rate better than the banks. This cannot be done as it would amount to dealing in foreign exchange. मतलब कि वो
भले ही रिलेटिव ज़्यादा रेट दे रहा हो पर उससे नहीं करवा सकता। सेकंड का एग्जांपल है NRI brother has an insurance policy in India. He requests his Indian brother to pay insurance premium. This will amount to payment for the credit of non-resident. This is not permitted. मतलब कि यहाँ इंश्योरेंस है उसका और वो पर्सन रेसिडेंट वो आउटसाइड इंडिया रहता है तो उसका भाई यहाँ रहता है तो उसका प्रीमियम नहीं भर सकता। A foreign tourist come to India and he takes food at a restaurant. He would likely to pay $20 in cash to the restaurant. The restaurant cannot accept cash. It will be received otherwise than through authorized person. The restaurant will have to accept money changer license to accept the foreign currency. मतलब वो $20 एक्सेप्ट नहीं कर सकता, वो INR में ही एक्सेप्ट कर सकता है। वो $20 तब एक्सेप्ट कर सकता है जब उसके पास लाइसेंस हो एज अ ऑथराइज डीलर मनी या फिर मनी चेंजर। एग्जाम्पल डी का ट्रांजेक्शन कवर्ड बाय दिस सब सेक्शन आर नोन एज हवाला ट्रांजेक्शन। मतलब कि इसके अंदर जो ट्रांजेक्शन होता है ये इसको हवाला ट्रांजेक्शन कहा जाता है। कैसे होगा? इंडियन रेसिडेंट गिव 70,000 इन कैश टू इंडियन डीलर। वो यहाँ के डीलर को 70,000 देगा और फिर उसका भाई दुबई में रहता है, उसको दुबई का डीलर उसको $1,000 दे देगा। तो द टू डीलर में सेटल द और फिर वो दोनों यहाँ का और वहाँ का डीलर बाद में सेटल कर लेगा। हावेवर फॉर द टू ब्रदर दिस ट्रांजेक्शन इज़ नॉट परमिटेड। मतलब कि ये ट्रांजेक्शन भी परमिटेड नहीं है। नेक्स्ट इज होल्डिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज सेक्शन 4। Except as provided in this act, no person resident in India shall acquire, hold, own, possess or transfer any foreign exchange, foreign security or any immovable property situated outside India। मतलब कि कोई भी पर्सन जो रेसिडेंट इंडिया है वो अक्वायर, होल्ड, पजेस, ओन या ट्रांसफ़र नहीं कर सकता फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटी या इमूवेबल प्रॉपर्टी जो सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया है। But this section prevents Indian resident to acquire, hold, own, possess or transfer of any foreign exchange, foreign securities or immovable property abroad. Then, through separate notification, acquisition of these assets has been permitted subject to certain condition and compliance rules. इसका एग्जाम्पल है, if an Indian resident receive bank loan of $10,000 from this NRI uncle in London, the Indian resident cannot hold on to the foreign funds. He is supposed to bring back the funds as provided in section 8। मतलब कि किसी इंडियन रेसिडेंट को $10,000 का बैलेंस मिला है उसके NRI अंकल से, तो वो वहाँ पे फॉरेन फंड्स नहीं रख सकते, उनको यहाँ पे रेमिटेंस करवाना पड़ेगा। Current account transaction section 5. These are the two most important section 5 current account transaction and section 6 capital account transaction. So let's see current account transaction section 5. Any person may sell or withdraw foreign exchange to or from authorized person if such sale or drawal is a current account transaction। कोई भी पर्सन सेल और ड्रॉ कर सकता है फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम और टू ऑथराइज पर्सन अगर वो सेल या ड्रॉल करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है। प्रोवाइडेड दैट करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में इन पब्लिक इंटरेस्ट एंड इन कंसल्टेशन विद रिजर्व बैंक impose such reasonable restriction for current account transaction as prescribed under the FAME rules 2000। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन द पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस डाले हैं। फ्रॉम द सेक्शन द इंटेंशन टू परमिट रिसिप्ट एंड पेमेंट फ्रीली ऑन करंट अकाउंट दो द सेंट्रल गवर्नमेंट में इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। मतलब कि वैसे भी इंटेंशन तो फ्रीली हो, फ्रीली रिसिप्ट और पेमेंट और वो करंट अकाउंट वही है, पर फिर भी कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट में रखे हैं। ऑन फर्दर एनालिसिस ऑफ द सेक्शन 5 2 aspects have to be considered। सेक्शन states that any person may sell or draw foreign exchange to or from authorized person। They may do so if such sale or drawal is current account transaction। मतलब कि सेक्शन ये बताता है कि पर्सन कर सकता है फ्रॉम ऑथोराइज पर्सन से और ये तभी कर सकता है जब ये सेल और रोल करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन होगा तो। हाउएवर द सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करेगा।
The wording implies that section does not intend to permit a person to carry out a current account transaction freely. If current account transaction involve dealing with foreign exchange and other provision of the acts also get attached, then the concerned person has to take necessary approval under the rules and regulations etc. मतलब कि अगर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन फॉरेन एक्सचेंज का है तो अदर प्रोविज़न भी अटैच हो गए और उसको उनका भी कंप्लाई करना पड़ेगा. As per the current account transaction, drawal of foreign exchange of certain account transaction is prohibited. A few need a permission of appropriate government of Indian authority, and some other transaction would require RBI permission if they exceed a certain ceiling. The three categories are, मतलब कि शेड्यूल 1 में जो ट्रांजेक्शन है वो प्रोहिबिटेड है, शेड्यूल 2 में जो ट्रांजेक्शन है उसमें जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है उसका अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा. और शेड्यूल 3 में है, शेड्यूल 3 में जो ट्रांजेक्शन है उसको RBI का अप्रूवल लेना पड़ेगा. अगर कुछ लिमिट से एक्सीड हुआ तो हम देखते हैं शेड्यूल 1 जो प्रोहिबिटेड है. फर्स्ट, रेमिटेंस आउट ऑफ लॉटरी विनिंग, remittance of income from racing, riding etc. or any other hobby, remittance for purchase of lottery tickets, banned prescribed magazines, football pools, sweepstakes etc. पेमेंट ऑफ, इसमें कमीशन के दो है, पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट्स मेड टूवर्ड्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर होली ऑन सब्सिडरी अब्रॉड ऑफ इंडियन कंपनीज, remittance of dividend by any company to which the requirement of dividend balancing is applicable, payment of commission on export under rupee state credit route except commission up to 10% of invoice value of export of tea and tobacco, payment related to callback service of telephones, remittance of interest income on funds held in non-resident special rupee scheme account. इसका एक शॉर्टकट है, there is a HCL CCL ID, HCL CCL ID. H मतलब हॉबी, C मतलब कमीशन ऑन एक्सपोर्ट, L मतलब लॉटरी विनिंग, सेकंड C मतलब कमीशन ऑन एक्सपोर्ट, थर्ड C कॉलबैक सर्विस और लास्ट L लॉटरी टिकट्स. और आई मतलब इंटरेस्ट इनकम ऑन फंड्स, डी मतलब डिविडेंड. नेक्स्ट शेड्यूल जिसमें अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्टेन अथॉरिटीज़ है, अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़, उसका अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा. कल्चरल टूर्स, उसका अप्रूवल मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर. Advertisement in foreign print media for the purpose other than promotion of tourism, foreign investment and international bidding by a state government and its public sector undertaking. मतलब कि एडवर्टाइजमेंट की इन फॉरेन मीडिया अगर वो टूरिज़म के लिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए या इंटरनेशनल बिडिंग एक्सीडिंग 10,000 हुई तो ही और वो स्टेट या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ने इन 3 में एडवर्टाइजमेंट की तो परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है. पर अगर इसके इन दिनों के अलावा फॉरेन प्रिंट मीडिया में एडवर्टाइजमेंट की तो मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की परमिशन लेनी होगी. रेमिटेंस ऑफ फ्रेट वे ऑफ वेसल चार्टर्ड बाय PSU, मिनिस्टर ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट, चार्टरिंग विंग. Payment of import through ocean transport by government department or PSU on CIF basis. There is other than FOB and FAs, उसकी भी permission Ministry of Surface Transport, Chartering Wing. Multi-modal transport operators making remittance to their agent abroad. Registration certificate from the Director General of Shipping. Remittance of hiring charge of transporters by TV channels and interest service providers. Ministry of Information and Broadcasting, Ministry of Communication and Information Technology. Remittance of container detention charges exceeding the rate prescribed by Director General of Shipping. उसकी मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट पर उसका डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग से है.
रेमिटेंस ऑफ प्राइज मनी और स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्ट एक्टिविटी अब्रॉड बाय अ पर्सन अदर देन इंटरनेशनल, नेशनल और स्टेट लेवल स्पोर्ट बॉडीज इफ़ द अमाउंट इन्वॉल्व एक्सीड्स 1 लाख। अगर 1 लाख से एक्सीड हुआ तो ही, पर अदर देन इंटरनेशनल, नेशनल और स्टेट लेवल स्पोर्ट बॉडीज़ अगर वो करती है और अगर 1 लाख से ज़्यादा हुआ तो भी उनको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और उसकी परमिशन लेने की है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से। और रेमिटेंस फॉर मेंबरशिप ऑफ प्रोटेक्शन एंड आइडेंटिटी क्लब, मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस। और अब आता है शेड्यूल 3 पे। और शेड्यूल 3 में आरबीआई की अप्रूवल चाहिए फॉर ड्रॉवल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। उसमें फर्स्ट है फैसिलिटीज़ फॉर इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल कैन अवेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फैसिलिटी फॉर द फॉलोइंग पर्पज within the limit of USD 2,50,000 only. Any additional remittance in excess of the said limit for the following purpose shall require prior approval of the RBI. मतलब कि इन सब में से कोई भी फैसिलिटी ले सकते हैं, पर उसकी लिमिट होगी 2,50,000। उससे अगर ज़्यादा अगर इसमें से कोई 2 फैसिलिटी अवेल की और उसकी लिमिट 2,50,000 ज़्यादा हो गई तो परमिशन लेनी पड़ेगी, प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी आरबीआई की। तो ये ऑप्शन मतलब कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं? प्राइवेट विजिट टू एनी कंट्री एक्सेप्ट नेपाल एंड भूटान। नेपाल और भूटान के लिए परमिशन की उसमें 2,50,000 की लिमिट कंसिडर नहीं की जाएगी। गिफ्ट और डोनेशन, गोइंग अब्रॉड फॉर एम्प्लॉयमेंट, इमिग्रेशन, मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव्स अब्रॉड, ट्रैवल फॉर बिजनेस और अटेंडिंग कॉन्फ्रेंस और स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग और फॉर मीटिंग एक्सपेंस, फॉर मीटिंग मेडिकल एक्सपेंस और चेकअप अब्रॉड, और फॉर अकम्पनिंग एज अटेंडेंट टू पेशेंट गोइंग अब्रॉड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। मतलब कि जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है उसके साथ जो एक पर्सन जाता है वो एक्सपेंस इन कनेक्शन विथ मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड, स्टडीज अब्रॉड। any current account transaction, any other current account transaction. However, for the purpose mentioned in item number 4, 7 और 8, यानी immigration, expense in connection with medical treatment abroad और studies abroad, उसमें individual may avail exchange facility for the amount in excess of the limit prescribed under liberalized इन एक्सेस ऑफ द लिमिट प्रिस्क्राइब, जो प्रिस्क्राइब की है लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम इज प्रोवाइडेड इन रेगुलेशन 4 to FEMA नोटिफिकेशन 1/2000 RB डेटेड 3rd May 2000। हियर मतलब अब से इसको लिबरलाइजेशन रेमिटेंस स्कीम बोला जाएगा। इफ़ इट इज़ सो रिक्वायर्ड बाय कंट्री ऑफ इमिग्रेशन, मेडिकल इंस्टीट्यूशन ऑफरिंग ट्रीटमेंट और द यूनिवर्सिटी रिस्पेक्टिवली। अगर वो कंट्री के इमिग्रेशन या मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफर करता है ट्रीटमेंट और यूनिवर्सिटी रिस्पेक्टिवली को। फर्दर इफ एन इंडिविजुअल रेमिट्स एनी अमाउंट अंडर द said liberalization remittance scheme in a financial year, then applicable limit for such individual would be reduced from USD। अगर वो LRS में कोई भी अमाउंट रेमिट करता है इंडिविजुअल तो वो अमाउंट 2,50,000 की में से माइनस मतलब डिडक्ट किया जाएगा फॉर द अमाउंट्स आर रेमिटेड। फर्दर दैट फॉर अ पर्सन हु इज़ रेसिडेंट बट नॉट परमानेंटली रेसिडेंट इन इंडिया and is a citizen of foreign state other than Pakistan or a citizen of India who is on a deputation to the office or branch of foreign company or subsidiary or joint venture in India of such foreign company may make remittance up to his net salary after deduction of tax, contribution to provident fund and other deductions। मतलब कि कोई पर्सन है जो यहाँ का वो रेसिडेंट यहाँ रह रहा है पर यहाँ का रेसिडेंट नहीं है, पर वो फॉरेन स्टेट का है अदर देन पाकिस्तान, या फिर कोई सिटीज़न यहाँ रहता है जो डेपुटेशन पे है
फॉरेन कंपनी में फॉरेन कंपनी और सब्सिडरी और जॉइंट वेंचर इन इंडिया में वो फॉरेन कंपनी का, तो वो रेमिट कर सकता है उसकी नेट सैलरी। एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस ऑफ दिस टर्म, अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया ऑन अकाउंट ऑफ his employment or deputation of a specified duration or for a specific job or assignment, the duration of which does not exceed 3 years, is a resident but not permanently resident। मतलब कि जिसकी डेप्यूटेशन नॉट 3 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए उसको रेसिडेंट कहा जाएगा, बट नॉट परमानेंटली रेसिडेंट। Further, a person other than individual may also avail of foreign section facilities mutatis within the limit prescribed under said LRS for the purpose mentioned herein above। मतलब इंडिविजुअल के अलावा भी पर्सन अवेल कर सकते हैं ये सेक्शन में, ये प्रोविज़न में फॉरेन सेक्शन फैसिलिटीज़ फॉर पर्सन्स अदर देन इंडिविजुअल के अलावा। फॉलोइंग रेमिटेंस बाय पर्सन्स अदर देन इंडिविजुअल शैल रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ द RBI। मतलब कि डोनेशन एक्सीडिंग 1% ऑफ देयर फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग ड्यूरिंग द प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर ऑफ USD 50 lakhs whichever is less, for creation of shares in reputed education institute, contribution to the funds not being an investment fund promoted by educational institute, and contribution to technical institution or body or association in the field of activity of the donor company, commission per transaction to agents abroad for sale of residential flat or commercial plots in exceeding USD 25,000 or 5% of inward remittance whichever is more। मतलब कि पहले में क्या है कि डोनेशन अगर एक्सीड कर गया 1% ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग ड्यूरिंग द प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर या फिर 50 लाख डॉलर विच एवर इज़ लेस, उससे अगर एक्सीड कर गया डोनेशन उस लिमिट से तो लेनी पड़ेंगी। पर डोनेशन किसके लिए? तो क्रिएशन ऑफ शेयर्स, कंट्रीब्यूशन टू फंड्स या फिर कंट्रीब्यूशन टू टेक्निकल इंस्टीट्यूट और बॉडी और एसोसिएशन इन द फील्ड्स ऑफ एक्टिविटी ऑफ द डोनर, मतलब जो डोनर कंपनी है उसका। फिर कमीशन के लिए तब लिया जाएगा जब पर ट्रांजेक्शन किसी एजेंट को दिया है अब्रॉड फॉर सेल ऑफ रेसिडेंशियल फ्लैट और कमर्शियल प्लॉट इन इंडिया। प्लॉट या फ्लैट्स इंडिया में है पर कोई एजेंट जो अब्रॉड में है उसको पर ट्रांजेक्शन कमीशन दिया है और वो एक्सीड करता है $25,000 या 5% ऑफ द इनवर्ड रेमिटेंस विच एवर इज़ मोर, उससे अगर एक्सीड करता है तो कमीशन में रिजर्व बैंक की परमिशन लेनी पड़ेगी। रेमिटेंस exceeding 1 crore per project for any consultancy service in respect of infrastructure projects and $10 lakh per project for other consultancy service procured from outside India। मतलब कि रेमिटेंस अगर 1 करोड़ से ज़्यादा होगा पर प्रोजेक्ट फॉर कंसल्टेंसी सर्विस, और अगर किसी अदर कंसल्टेंट जो वो कंसल्टेंसी सर्विस इन रिस्पेक्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट या फिर 10 लाख पर प्रोजेक्ट फॉर अदर कंसल्टेंसी सर्विस प्रोक्योर फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। नेक्स्ट इज एक्सप्लेनेशन है उसका। फॉर द पर्पज ऑफ दिस पैराग्राफ expression infrastructure shall mean as defined in the paragraph 1(4)(a) of Schedule 1 of FEMA Notification 3/2000 RB dated 3rd May 2000। Remittance exceeding 5% of investment brought into India या फिर $1 lakh whichever is higher, उससे अगर रेमिटेंस हुआ एक्सीड हुआ तो by entity in India by way of reimbursement of re-incorporation expense। अब उसकी प्रोसीजर क्या होगी वो देखेंगे। प्रोसीजर फॉर ड्रॉल और रेमिट ऑफ एनी फॉरेन एक्सचेंज अंडर दिस स्कीम शैल बी सेम एज एप्लीकेबल फॉर रेमिटिंग अंडर अमाउंट अंडर द LRS if the transaction is not listed in any of the 3 schedule
इट कैन बी फ्रीली अंडरटेकन। मतलब इन 3 शेड्यूल में से कहीं पे भी कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, अगर वो ट्रांजेक्शन करना है तो फ्रीली कर सकते हैं। एग्जेम्पशन फ्रॉम रेमिटेंस फ्रॉम रेसिडेंशियल फॉरेन करेंसी। If any remittance has to be made for the transaction listed in Schedule 3 and Schedule 3 above from RFC, then no approval is required। मतलब कि शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 का रेसिडेंशियल फॉरेन करेंसी में से रेमिटेंस करना है तो अप्रूवल नहीं चाहिए। एग्जेम्पशन फ्रॉम रेमिटेंस फ्रॉम एक्सचेंज अर्नर्स एंड फॉरेन करेंसी। If any remittance has to be made for the transaction listed in 2 or 3 above from EEFC account, then also no approval is required। तो EEFC अकाउंट में से कर रहे हैं तो भी अप्रूवल नहीं चाहिए। However, if payment has to be made for the following transaction, अगर ये ट्रांजेक्शन के लिए ये कर रहे हैं तो अप्रूवल इज रिक्वायर्ड इवन इफ वो EEFC अकाउंट है। फर्स्ट इज रेमिटेंस फॉर मेंबरशिप ऑफ PI क्लब and second is commission per transaction to agent abroad for sale of resident। जो कमीशन का प्रोविज़न है वो, और जो रेमिटेंस का है वो पर रेमिटेंस एक्सीडिंग 5% ऑफ इन्वेस्टमेंट ब्रॉट इनटू इंडिया। मतलब कि जो रेमिटेंस 5% ऑफ इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट लाए गए उससे 5% या $1 लाख विच एवर इज़ हायर उससे अगर एक्सीड हुआ तो बाय एंटिटी इन इंडिया बाय वे ऑफ रीएम्बर्समेंट ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस। मतलब प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस का रेमिटेंस। एग्जम्पशन फॉर पेमेंट बाय इंटरनेशनल credit card while on a visit abroad। If person is on a visit abroad, he can incur expenditure stated in Schedule 3 if he incurs it through international credit card। मतलब कि कोई पर्सन बाहर जा रहा है तो वो एक्सपेंडिचर कर सकते हैं जो शेड्यूल 3 में बोला है थ्रू इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड। एज पर नोटिफिकेशन दिस authorized dealer may now allow remittance by resident individual up to $2,50,000 per financial year for any permitted current or capital account transaction or combination of both। मतलब अब ऑथराइज डीलर को अलाउ कर दिया है रेमिटेंस करने का टू फ्रॉम मतलब ऑथराइज डीलर से रेमिट करने का बाय रेसिडेंट इंडिविजुअल पर up to limit। If an individual has already remitted an amount under LRS, then applicable limit for such individual। तो फिर अगर LRS में कोई अच्छा अमाउंट लिया है तो फिर वो उस अमाउंट से 2,50,000 की लिमिट रिड्यूस हो जाएगी। So this is for now। From this import of goods and service following provisions will be covered in next lecture। So thanks for watching the video, and if you like this video so please like, share and subscribe।